Hello guys, my name is Aditya Vyas. Today I am coming with new वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, जो मेन चीज़ें वो पढ़ेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव बोलता है रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टन क्लासेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो बेसिकली रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन देगा, आपको चूज़ यही करना है, ठीक है। और क्या करता है, पेमेंट वेजेस ऑन टाइम होना चाहिए और विदाउट एनी डिडक्शन होना चाहिए, एक्सेप्ट दोस जो एक्ट में दिए गए हैं, जो हो सकते हैं डिडक्शन, ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। अनऑथराइज डिडक्शन नहीं होना चाहिए। द एक्ट प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, फिक्सेशन ऑफ, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं होता है तो कौन आपका हियर करेगा, को डिसाइड करेगा, कंप्लेंट्स वगैरह वो सब भी दिया है। एप्लीकेबिलिटी क्या है, द एक्ट अप्लाइज टू पर्सनस हुज वेजेस डोंट एक्सीड 24,000। मतलब वेज सीलिंग कितनी है, 24,000। वेज सीलिंग का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। हु आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, रेलवे बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर, एनी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, it extends to whole of India. The state government may, after giving 3 month notice of its intention of so doing by notification in the official gazette, extend the provisions of this act or any of the item of them to the payment of wages to any class of person। तो 3 मंथ नोटिस याद कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट देती है अगर उसको कहीं अप्लाई करना होता है, वैसा कुछ है तो, ठीक है। तो 24,000 इसका वेस्ट सीलिंग है। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग 3 मंथ नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन ऑफ, मतलब ऑफिशियल गैजेट में निकालना होता है कि ऐसा कर रहे हैं। मैं मेन चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा इसमें बताने का है नहीं। इसके बाद इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आता है, तो ट्रेमवे सर्विस, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, डॉक जॉर्फ, इनलैंड वेसल, माइन क्वेरी, प्लांटेशन, वर्कशॉप, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। वेजेस, ये इम्पॉर्टेंट है। अब पूछ लेगा द टर्म वेजेस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द आईडी एक्ट, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन है वो किस एक्ट के सिमिलर है, तो आईडी एक्ट के सिमिलर है। अब वो किस में, अंडर द 2GGRR, means all remuneration expressed in terms of money or capable of being so expressed which would if the term of employment express or implied। तो आपको मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, एनी रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड्स और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। एनी रिम्यूनरेशन ज़्यादा नहीं याद करना है, अवार्ड सेटलमेंट पार्टी, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ओवर टाइम वर्क से रिलेटेड होगा तो, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के टर्म से होगा तो। अब देखिए जो नहीं है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है वो याद करना। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, डी फ्री स्पेशल एक्सपेंसेस, ठीक है। बोनस नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, ये नहीं काउंट होता है। ग्रेचुटी नहीं होती है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन केस अदर देन दोज सब क्लॉज डी। तो बेसिकली ये चीज़ ज़्यादा याद करनी, ये बहुत पूछता है एग्ज़ाम में ये पॉइंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ये फैक्ट्री मैनेजर की है, या पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविज़न है। रेलवे में एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन नॉमिनेट करता है। कॉन्ट्रैक्टर में एक पर्सन जो होता है डेजिग्नेटेड होता है, कॉन्ट्रैक्टर करता है, ठीक है। विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग पावर एंड कैन चेंज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस इन रेलवेज और ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डेली रेटेड वर्कर्स। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, ये आपका 1 मंथ होता है, इन्हें 30 डेज बोला जाएगा लेकिन 30 डेज गलत है, 1 मंथ, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस देन 1,000 है तो 7 डेज है, मोर देन और इक्वल टू है तो 10th डेज है। फॉर एम्प्लॉयज़ पोर्ट एरिया, माइंस, वार्फ, जेटी,
वेज एम्प्लॉय ये आपका जो होगा 7th डे आफ्टर द लास्ट डे होगा, आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो विदिन 2 दिन में कर देते हैं, ये याद कर लीजिए, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कॉइन, करेंसी नोट्स, चेक, वेज, क्रेडिट द वेजेस इन बैंक अकाउंट बेसिकली, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन पूछता है। डिडक्शन कौन कौन से होते हैं, एट द टाइम पेमेंट, इसमें एवरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर इज कॉल्ड एज डिडक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी सैलरी बनती है तो इधर आपका जो मिलता है वो इधर डिडक्शन, और इधर आपका आता है जो मिलता है जो मतलब इधर आपका जो क्रेडिट होता है, इधर जो डेबिट होता है, इधर टोटल अमाउंट, ठीक है। अब डिडक्शन में क्या क्या नहीं आता है, स्टॉपेज ऑफ द इंक्रीमेंट, ये सब आपकी पेनल्टी है, प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय, डिमोशन, सस्पेंशन, ये सब नहीं है, ठीक है। डिडक्शन में क्या क्या ऑथराइज डिडक्शन क्या क्या है, ठीक है। फाइन्स हो गया, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी में आ गया, डैमेज अगर कुछ नुकसान कर दिया, हाउस अकोमोडेशन अगर कुछ सप्लाई किया गया उसमें कुछ कर दिया, मतलब हाउस अकोमोडेशन का HRA का काटा जाता है, रिकवरी की जाती है, हाउस रेंट रिकवरी, तो ये सब आप देख लीजिए। PF की होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है, तो ऐसा है। PM if deduction made if any contribution to the PM नेशनल NRF फंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, तो ये सब चीज़ें हैं। अब लिमिट ऑफ डिडक्शन क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सीड 50%। मतलब अगर किसी को 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप 520 रुपये नहीं काट सकते हो, क्योंकि 50% से ज़्यादा हो गया, 500 रुपये ही काटने हैं। बट इनकी बट ओनली इन केस ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी डिडक्शन, ये कैन बी 75% कर सकते हैं। पता चला कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसने कुछ ले रखा है तो हम लोग 75% तक काट सकते हैं। फाइन्स में आपको ये 3% याद रखना है, और ये एज 15 साल याद रखनी है कि 15 साल, अंडर द एज 15 साल होना चाहिए। और इसके बाद ये फाइन शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम 60 डेज फ्रॉम द, ये होना चाहिए 60 डेज फ्रॉम द डेट विच फाइन वर इम्पोज, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट इस सेक्शन 8 में है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, सेक्शन 9 डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, डिडक्शन फ्रॉम डैमेज ऑफ लॉस, सेक्शन 10 डिडक्शन फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, सेक्शन वाइज पढ़ते रहेंगे। और लास्ट में अपन सेक्शन से कोर इंडिया में ऐसे पूछ लेते हैं सेक्शन 12A में क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको फ़ायदा करेगा। अब जैसे मेंटेनेंस ऑफ, ये इसमें रिकॉर्ड से इसका पूछते हैं ईयर, तो 3 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स नहीं होता, 5 ईयर्स दिया रहेगा लेकिन आपको 3 ईयर्स मानना है, ठीक है। 14A में आपका फैसिलिटीज़ टू बी, ये है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर 14 में दिया गया है। और इसके बाद मैं इसे आपको नेक्स्ट में वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आपका क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डायरेक्शन, ये करके जो भी ये कौन सी अथॉरिटी सुनने वाली है, हियरिंग एंड डिसाइडिंग वाली है, हियर डिसाइड वाली, कमिश्नर फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। ए ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइजिंग फंक्शन है द RLC ALC 2 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ऑफिसर है बिलो द रैंक, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ALC विद एट लिस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ID एक्ट, ठीक है। इफ़ और तो बेसिकली यही है, इसमें सिविल कोर्ट का जज भी हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। और एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड 12 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली अपना यही है, और यहाँ पर एक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसको नीचे के जितने भी मैं सेक्शन बताया हूँ 8 के बाद से वो एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ चैनल सब शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि मैं एक्ट वाइज अब पढ़ाऊँगा।